हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मज़े में। तो बेटा अब आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वेक्टर्स में, है ना। वेक्टर्स का हमने लास्ट क्लास में वेक्टर एडिशन सीखा था, पॉलीगन हमने उसमें किया था, पैरेललोग्राम लॉ किया था और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था। फिर हमने वेक्टर एडिशन, है ना, हमने क्या कर लिया था, वेक्टर एडिशन सीख लिया था बेटा। कौन कौन सा? एक तो पैरेललोग्राम लॉ और एक ट्राइंगल लॉ। अब बेटा अगला स्टेप जो है दैट इज पॉलीगन लॉ, है ना। अगर दो से ज़्यादा, है ना, पिछले जो हमने जो जितने भी क्वेश्चंस किए, जो भी कंसेप्ट डिस्कस किए, उसमें सिर्फ दो वेक्टर्स थे। यानी कि जब दो वेक्टर्स का एडिशन जब हो रहा था तो हम पैरेललोग्राम लॉ को और ट्राइंगल लॉ को इस्तेमाल कर रहे थे। अब बेटा अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर होंगे तो उस केस में हम किसको यूज़ करेंगे? उस केस में हम यूज़ करेंगे पॉलीगन लॉ को। तो जरा पॉलीगन लॉ को समझ लेते हैं कि पॉलीगन लॉ है क्या चीज़। पॉलीगन, वैसे तो बेटा जो पॉलीगन लॉ है वो कुछ, है ना, इट्स नॉट ए न्यू, ये बेसिकली इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ, है ना। एक तरह से क्या है ये? एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे? पहले तो जरा इसकी डेफिनेशन समझो क्या कहता है। ये यूँ कहता है बेटा कि इफ n-1 vectors are represented along the adjacent sides of a polygon, then their resultant is represented, अच्छा एक सेकेंड, एक हल्की सी चीज़ रहेगी, आर रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर। ये भी तो लिखना था, टेकन इन सेम ऑर्डर, है ना, टेकन इन सेम ऑर्डर। then their resultant is represented along the nth side of the polygon taken in opposite order, ये बात करना चाह रहा है बेटा। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कुल मिलाकर के n-1 वेक्टर्स अगर हैं और उनको आपने कैसे रिप्रेजेंट किया बच्चों? उनको अगर आपने सेम ऑर्डर में एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो उनका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी गिवन बाय द nth साइड ऑफ दैट पॉलीगन बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मान लो बेटा ये कोई वेक्टर ए है, आपको ये भी प्रूव करूँगा कि एक्सटेंशन कैसे है। ये वेक्टर सी है बेटा, ये वेक्टर डी है आपका, और ये वेक्टर ई है। लेट अस से कि आपके पास यही वेक्टर्स हैं बेटा। अब आपको इसका रिजल्टेंट बताना है तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको इस पॉलीगन को कंप्लीट कर देना है। इस पॉलीगन को क्या करना है? क्लोज कर देना है, कंप्लीट कर देना है। वो कैसे करेंगे आप? ऑब्वियस है कि ये साइड बनानी पड़ेगी, है ना, ये साइड बनानी पड़ेगी। लेट अस से कि वो ये बन गया। लेकिन ये कैसे ऑर्डर में रखना है बेटा? ये ऑपोजिट ऑर्डर में रखना है। दिस विल बी योर रिजल्टेंट। और बेटा जो ये रिजल्टेंट है ना, इट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई।
ये कहना चाहता है बेटा कि ए बी सी डी और ई जो ये वेक्टर्स थे, पहली बात तो आप ध्यान से देखिए, दे ऑल आर टेकन इन द सेम ऑर्डर। और अगर ऐसा किया था तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे रिजल्टेंट आएगा बेटा, उस पॉलीगन को कंप्लीट कीजिए और इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से हो ताकि ये ऑपोजिट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे। देखो अब जरा ये आया कैसे, नाउ वी हैव टू प्रूव कि भाई ये जो है ये इन सबके सम के इक्वल है। देखो जरा मैं देखो बेटा कैसे करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाता कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप ट्राइंगल लॉ की मदद से ये कह देते लेट दिस बी वेक्टर R1, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बेटा ये तो आपका कुछ R1 वेक्टर आ गया बाय ट्राइंगल लॉ। तो ये क्या बन गया बेटा, R1 प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E। ठीक है बेटा, आगे देखो ये R1 वेक्टर आ गया, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो R1। अब देखो अब A और B जो काम कर रहे थे वही काम R1 कर रहा है, तो ना R1 प्लस वेक्टर C, R1 प्लस वेक्टर C, तो बेटा ट्राइंगल लॉ की मदद से ये वेक्टर आ जाएगा, लेट दिस बी वेक्टर R2। तो बेटा R1 प्लस वेक्टर C ये आपका क्या आ गया, ये वेक्टर R2 आ गया प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E। बिल्कुल इसी तरीके से अब आप आगे चलो, R2 और D दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, द रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये R3 आ गया बेटा। तो R2 प्लस वेक्टर D बेटा ये वेक्टर R3 प्लस वेक्टर E। अब देखो बेटा R3 ये है और वेक्टर E ये है, दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, रिजल्टेंट यही आएगा which is equal to vector R. So this is the way how we proved that the resultant of this is vector R. तो बेटा इस तरह से मुझे याद रखना है कि पॉलीगन लॉ में यानी कि दो से ज़्यादा वेक्टर्स का अगर एडिशन हो रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पॉलीगन लॉ याद होना चाहिए। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि भैया अगर n-1 वेक्टर्स आपके पास हैं, दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो किसके अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, तो कहते हैं कि उस पॉलीगन को कंप्लीट कर दो, वही उसका रिजल्टेंट आएगा। बट वो जो कंप्लीट जिस साइड से करोगे वो ऑपोजिट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। नोट करो बेटा, फिर इस पर बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस करते हैं, ज़रा करो जल्दी से नोट करो बेटा जल्दी से। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। चलो देखो बेटा आगे करते हैं। देखो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ये एक रेगुलर हेक्सागन है बेटा, एक रेगुलर हेक्सागन है, A, B, C, D, E और F। ठीक है बेटा, रेगुलर हेक्सागन का मतलब बेटा ये होता है कि सारे साइड्स जो हैं उनकी क्या होती हैं बेटा, वो इक्वल होती हैं और सेंटर से सभी वर्टिसेस की दूरी भी बेटा बराबर होती है, ये मतलब है इसका। ठीक है,
तो क्वेश्चन अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन अब आपके पास ये है बेटा कि आपको ये बताना है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ इज इक्वल टू n टाइम्स वेक्टर ए डी, और वी कैन से और x टाइम्स वेक्टर ए ओ. You have to find value of n and x. आपको n और x की वैल्यू बतानी है. देखो बेटा जरा ध्यान से देखना, बढ़िया सवाल है ये, पॉलीगन लॉ का बढ़िया शानदार मजेदार सवाल है ये. देखो पहला वेक्टर है बेटा ए बी, ये लो वेक्टर ए बी बेटा. वेक्टर ए सी, तो भाई वेक्टर ए सी तो बेटा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है. देखो ए सी हो गया, फिर आपका वेक्टर ए डी हो गया बेटा, ये ए डी हो गया. ए ई बेटा ये वेक्टर हो जाएगा, और ए एफ बेटा वेक्टर ये हो जाएगा. आपको इन सब का रिजल्टेंट बताना है. तो देखो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा. क्या ये बात सही है कि सर ए ओ की जो लेंथ है वही ओ डी की लेंथ है? ए ओ बराबर ओ डी, बिल्कुल सही बात है ना. दोनों की इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए ओ बराबर वेक्टर ओ डी, और इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर ए डी, क्योंकि बेटा दोनों के डायरेक्शन तो सेम है बट लेंथ बराबर बराबर है, तो ये आधी हो गई ना पूरी की. चलो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, आपके पास क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी हैं उसकी मदद से हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं. देखो बेटा, अच्छा एक बात देखो जरा कि क्या ये पैरेललोग्राम बन रहा है क्या बेटा? मैं कहता हूं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी, है ना बेटा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी, है ना. ये देखो बेटा, ऐसे करो कि ए बी को ले लो और ए एफ को ले लो, है ना. यहाँ पे इसको रहने दो बेटा. एक सेकंड देखो जरा ध्यान से देखो, इसको छोड़ो एक सेकंड के लिए, एक सेकंड इसको छोड़ देते हैं. देखो एक ए बी ये लेता हूँ बेटा और ए एफ ये ले लेता हूँ. वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए एफ, ए बी और ए एफ, देखो बेटा ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा है पूरा. ये वाला पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है. अच्छा नहीं, ये वाला देखो बेटा, ये और ये, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, इसकी और इसकी, वेक्टर ए एफ प्लस वेक्टर ए बी, तो आपको वेक्टर ए एफ और ए बी का जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट क्या आएगा वो जरा ध्यान से देखो बेटा. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा बेटा? एक पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी आपको. तो देखो ये पैरेललोग्राम बन गया बेटा, ये और ये वाला ट्राइंगल, ये देखो ये वाला ट्राइंगल बन गया, पैरेललोग्राम बन गया बेटा ए बी ओ एफ वाला पैरेललोग्राम. तो बेटा वेक्टर ए बी और वेक्टर ए एफ का पैरेललोग्राम लॉ की मदद से क्या आ गया? ए ओ वेक्टर आ गया. वेक्टर ए ओ लिख दो बेटा. चलो बहुत बढ़िया बेटा. अच्छा ए डी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है. वेक्टर ए डी को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए ओ. तो जरा देखो इस टर्म का भी हिसाब किताब हो गया है. अब बेटा एक तो ए सी बच गया है और एक ए ई बच गया है. ए सी वेक्टर ये है और ए ई वेक्टर बेटा ये है. तो अब आप देखो जरा, एक तो बेटा कौन सा वेक्टर है ये? ए सी है. तो इसको भी देखो कैसे करते हैं. वेक्टर ए सी, ध्यान से देखना, लॉजिक कर रहे हैं, थोड़ा आसानी से करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश कर रहे हैं. देखो वेक्टर ए सी को बेटा ऐसे लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए सी कैसे आया होगा? वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का वेक्टर सम, ट्राइंगल लॉ की मदद से.
वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। अब देखो जरा, वेक्टर बी सी इज पैरेलल टू ए ओ, तो भाई ये दोनों वेक्टर्स क्या है, बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स है और लेंथ भी दोनों की बराबर है, तो बी सी वेक्टर को मैं ए ओ वेक्टर लिख सकता हूं। तो बेटा ए सी वेक्टर को हम लिख देते हैं ए बी वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर। ये चलो जी बात, एक्चुअली मैं सारी चीज़ें ए ओ की फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूँ, है ना। ए ओ की फॉर्म में आ जाएंगे तो ए डी की फॉर्म में आ ही जाएंगी। तो चलो ए सी का भी काम हो गया। अब बेटा बच गया है ए ई। ए ई देखो जरा ध्यान से, ए ई कैसे आया होगा बेटा, जरा ध्यान से देखो कि भैया ए ई आया होगा सर इस वाला और इस वाला, ये पैरेललोग्राम लॉ की मदद से ये पूरा पैरेललोग्राम बना होगा, यानी कि वेक्टर ए एफ प्लस वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ए ओ, तो ए बी हो गया। अब बेसिकली इन सबको बेटा क्या करना है, असेंबल करना है। असेंबल करते हैं, जरा ध्यान से देखो। देखो ए बी प्लस ए एफ, ए बी प्लस ए एफ को बेटा मैंने क्या लिख दिया, ए ओ वेक्टर ए ओ, तो ये लिख दिया है ना बेटा। ये वाली टर्म हो चुकी है आपकी और ये वाली टर्म हो गई है। अच्छा इस ए डी को भी लिख देता हूँ, ए डी को मैं ट्वाइस ऑफ ए ओ लिख देता हूँ यहीं पे, ट्वाइस ऑफ ए ओ। अब देखो क्या बच गया, ए सी। अच्छा एक काम करो, पहले ए डी बचा हुआ है ना ये रहा, इस ए डी को आप लिख चुके हो ट्वाइस ऑफ ए ओ। अच्छा ए डी तो लिख ही दिया ना बेटा, अभी अभी लिखा है हमने, सॉरी जस्ट लिख दिया है। तो ए सी देखो बेटा, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, वेक्टर ए बी प्लस बी सी, और उसको आपने ए ओ लिख दिया था, प्लस वेक्टर ए ओ। और बेटा ए ई वेक्टर को हमने क्या लिख दिया, ए एफ प्लस ए ओ। ये बात आ गई है आपके पास, ये पूरी की पूरी बेटा इसके इक्वल कर रहा हूं मैं जरा। तो देखो 1 2 1 3 4 5 5 ए तो ये आ गया बेटा, प्लस अब आपके पास बच क्या गया बेटा, ए बी प्लस ए एफ वेक्टर। तो बेटा देखो जरा, ए बी प्लस ए एफ वेक्टर इज ए ओ वेक्टर, 5 ए ओ प्लस ए ओ, ठीक है बेटा। तो इट इज इक्वल टू 6 टाइम्स वेक्टर ए ओ। और बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओ को आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डी बाय 2 और 3 ए डी, ये आ गया बेटा। तो यानी कि बेटा n की वैल्यू तो 3 आ गई आपके पास, और यू कैन से x की वैल्यू 6 आ गई। ये बढ़िया सा क्वेश्चन पॉलीगन लॉ के ऊपर बेटा, नोट करो इसको जल्दी से। नोट कर लो बेटा जल्दी से। देखो जरा आगे करते हैं बेटा। देखो तो बेटा ये पॉलीगन लॉ था। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग वेक्टर रिजॉल्विंग मेथड। तो पॉलीगन लॉ पढ़ लिया, ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया। अब बेटा बात करते हैं किसकी, कि वेक्टर रिजॉल्विंग मेथड। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड, है ना, बहुत बढ़िया सा मेथड है बेटा ये। देखो इस मेथड के अंदर कैसे क्वेश्चंस किए जाएंगे इसकी बात कर लेते हैं जरा ना। देखो बेटा, तो बेसिकली वी हैव सम स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, पहले स्टेप के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, पहले स्टेप के अंदर यू हैव टू सेलेक्ट एनी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस कन्वीनियंटली।
बेटा कोई भी तो परपेंडिकुलर एक्सिस हो सकती हैं। कन्वीनियंटली का मतलब जब क्वेश्चन करेंगे, जब बताएंगे कि इस तरीके से दो एक्सिस सेलेक्ट करेंगे ताकि वेक्टर्स का मिनिमम रिजॉल्व मुझे करना पड़े। इन नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, रिजॉल्व all the vectors along these two perpendicular axes or these two axes. Obviously these axes are perpendicular, so बार बार ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि परपेंडिकुलर होंगे। इन दो एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे। मैं कहता हूँ कि से इनको दो नाम दे दो, से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक का नाम एक्स एक्सिस कर दिया, दूसरे का नाम वाई एक्सिस कर दिया। स्टेप नंबर 3, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं उनको ऐड कर दो, है ना। ऐड द वेक्टर्स विच आर इन द सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में उनको ऐड कर दो, विच आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जब ऐसा होगा बेटा तो आपके पास क्या होगा, लेट अस से कि आपने दो एक्सिस मान रखी थी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, तो प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कुछ वेक्टर्स आ जाएंगे, माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर्स आ जाएंगे, प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएंगे और माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएंगे। ठीक है, so we have to add the vectors which are in the same direction. Now in the next step number 4, now subtract the vectors which are acting in which are acting in opposite direction। जो opposite direction में एक्ट कर रहे हैं उनको भी ऑब्वियस है कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड इन द लास्ट स्टेप बेटा, बेसिकली इट इज अ 5 step process। लास्ट स्टेप, नाउ you have two vectors perpendicular to each other। एक दूसरे के बेटा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। लेट अस से कि बेटा एक तो y के अलोंग रिजल्टेंट आ जाएगा, उसको आर वाई बोल देता हूँ, और एक बेटा x के अलोंग रिजल्टेंट आएगा, उसको मैंने आर एक्स बोल दिया। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वही रिजल्टेंट होगा उसका, लेट दिस बी थीटा। तो बेटा r जो वेक्टर आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिख देंगे, ये मैं जानता हूँ, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का रूट। और बेटा यहाँ पे एक वो एंगल की भी बात होगी, तो आप टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर वाई अपॉन आर एक्स। सो बेसिकली दिस इज अ 5 step प्रोसेस। ये 5 स्टेप ही हैं बेटा, ये आपको याद रखने हैं, है ना। इसी की आपकी प्रैक्टिस, इसी से आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये याद रहेंगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। एक बार नोट कीजिए बेटा, फिर इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ कुछ आपको। जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी फटाफट स्क्रीन पोज करो, नोट करो, स्क्रीन पोज करो और नोट कर लो। देखो बेटा, देखो बेटा ये क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेटा जब रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो डायरेक्शन की भी बात हो गई है और मैग्नीट्यूड की भी बात हो गई। देखो बेटा ध्यान से, चलो ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, ऐसे नहीं मानता हूं मैं, लेट अस से कि आपको क्वेश्चन में बेटा ऐसे दे रखा है, ये है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 2 है बेटा,
ये दूसरा वेक्टर है बेटा वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड भी 2 है, और बेटा इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो देखो एक मेथड तो हमने किया ही था ना, मेथड 1, 2 मेथड से करता हूं बेटा इसको। मेथड 1 कौन सा था, आपके पास फॉर्मूला था रिजल्टेंट का ना बेटा, R इज इक्वल टू आप क्या लिखते थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, आप ऐसे लिखते थे ना बेटा। तो देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ए का मैग्नीट्यूड 2, 2 का स्क्वायर 4, बी का मैग्नीट्यूड 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 कोस ऑफ 120 डिग्री। ये बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो कोस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 8 + 8 इंटू -1/2। तो बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया 4/√2। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया बेटा, वो 2 आया, और क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था ना बेटा, है ना, यहाँ पे देखो कि यहाँ पर ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, बराबर वेक्टर्स जब एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आता है। तो यानी कि बेटा वो जो रिजल्टेंट वेक्टर जो बता रहा हूँ मैं, वो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, वह 60 डिग्री एंगल बनाएगा। ये हमने किया बेटा किसकी मदद से, ये जो फॉर्मूला जो मुझे आता था उसकी मदद से। अब मैं करता हूँ इसी क्वेश्चन को किसकी मदद से, मेथड 2 जो अभी हमने अभी सीखा है ना, वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड। तो वेक्टर रिजोल्यूशन में पहले स्टेप में क्या किया, आपको 2 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जब भी आपको 2 एक्सिस माननी हो तो एक एक्सिस तो कोशिश करो कि उस वेक्टर के अलोंग, किसी भी एक वेक्टर के अलोंग मान ली जाए। तो भाई यहाँ पे जैसे ये था ना बेटा क्वेश्चन में, लाइक दिस कि, है ना बेटा, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, चलो मैग्नीट्यूड मुझे दे रखा है, और ये एंगल 120 डिग्री था। तो मैं कहता हूँ कि एक एक्सिस तो बेटा मैं यही मान लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस मान लिया, और दूसरी में उसके परपेंडिकुलर ये मान लिया बेटा, ये इसके परपेंडिकुलर आ गया, ये 90 डिग्री है, टोटल 120 डिग्री था, तो ये एंगल जो है बेटा ये 30 डिग्री आ गया। बस अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो 2 परपेंडिकुलर एक्सिस आपने मानी है, इन 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है। तो देखो वेक्टर ए को अब रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वेक्टर बी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल वेक्टर बी को रिजॉल्व करना पड़ेगा बेटा। इसका मैग्नीट्यूड तो 2 है बेटा, और इसका भी 2 ही था, तो ये बेटा आ जाएगा 2 sin of 30 डिग्री, और बेटा इसको जब आप इधर रिजॉल्व करोगे तो ये 2 cos of 30 डिग्री आएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू √3, और बेटा इट इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में एक बार फिर से आपको डायरेक्शन बनानी, आपको फिर से ये डायग्राम, वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो देखो इधर बेटा 2 है और इधर 1 है, तो इधर 2 इधर 1 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस करोगे तो नेट इधर आएगा ना ये 1, तो और बेटा इस तरफ √3 ही रहेगा। बस मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है, वो आ जाएगा। 2 वेक्टर्स है √3 और 1 जिसका मैग्नीट्यूड है, उसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैं लिखना जानता हूँ, अंडर रूट ऑफ rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर, जो फॉर्मूला आपको बताया था, विच इज इक्वल टू √4 एंड विच इज इक्वल टू 2। ये आ गया बेटा। अच्छा ये एंगल भी देखो एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे भी इसके साथ एंगल देखा था हमने, तो बेटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज √3 बाय बेस, तो बेटा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। दोनों से सेम ही आंसर आया है, बट जब ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो ये मेथड ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। इट इज़ ये ज़्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। करो बेटा नोट। चलो बेटा देखो, आपके पास यह 3 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड
हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 100 यूनिट्स, ठीक है, एंड मेकिंग एंगल्स 45 डिग्री, 135 डिग्री एंड 315 डिग्री respectively with positive x-axis. You have to find the resultant. Find resultant. तो देखो बेटे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं कहता हूं कि बेटा एक्सिस तो ऐसे ही मान लो, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेक्टर जो पहला वेक्टर है वो तो x एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है, ये मान लो बेटा ये 45 डिग्री बना रहे हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 100 न्यूटन है, ठीक है, या 100 यूनिट्स है, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। दूसरा जो वेक्टर वो x एक्सिस के साथ 135 बना रहा है बेटा। x के साथ 135 बनाने का मतलब बेटा कुछ ऐसा हो गया ये कि ये वेक्टर पूरा 135 90 प्लस 45, ये भी 100 यूनिट्स का। एक जो वेक्टर है बेटा वो 315 बना रहा है। 315 का मतलब ये हो गया बेटा कि ये वेक्टर इधर से 45 डिग्री बना रहा होगा और इसका मैग्नीट्यूड 100 यूनिट्स होगा। तो अब आप जरा ध्यान से देखेंगे कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर है ना, ये एक तरीका तो ये देखने का कि भैया ये तो इक्वल और अपोजिट है तो इसका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा और अल्टीमेटली यही एक वेक्टर बचेगा, उसका रिजल्टेंट आएगा। इसको वेक्टर रिजॉल्व करके भी मैं देख सकता हूँ बेटा। इसको रिजॉल्व अगर मैं करूँ तो बेटा इधर क्या आएगा 100 cos of 45 और इस तरफ क्या आएगा बेटा 100 sin of 45 डिग्री, ठीक है। इसको रिजॉल्व करूँगा बेटा तो इधर क्या आएगा 100 cos of 45 डिग्री और इस तरफ क्या आएगा बेटा 100 sin of 45 डिग्री। मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बेटा ये और ये बराबर है और ये बराबर है, तो अल्टीमेटली जो सिर्फ रिजल्टेंट बच जाएगा बेटा वो सिर्फ ये वेक्टर बच जाएगा जो कि 45 डिग्री पर होगा और इसका मैग्नीट्यूड 100 यूनिट्स होगा। नोट करो बेटा। देखो बेटा ये बेटा ईस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है बेटा। इस तरीके से यहाँ दे रखा है। इस तरफ 4 न्यूटन, ये 5 न्यूटन और इस तरफ ये ले लो 3 न्यूटन। इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है what will be the minimum magnitude, what will be the minimum magnitude, what will be the minimum magnitude of force in Newton that can be applied in any direction so that the resultant is always along east डायरेक्शन। ये क्वेश्चन बेटा, इस कैटेगरी के बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा, है ना। डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आएगा।
तो यहाँ पर बेटा एक पॉइंट पर ये 3 वेक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में गिवन है 4 न्यूटन, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन। मैं ये चाहता हूँ या मुझसे पूछा गया है कि वो एक वेक्टर उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या हो, ताकि मैं उसको ऐड कर दूँ तो रिजल्टेंट जो है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में आए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया शानदार तरीका तो क्या है, ये समझो। पहला पॉइंट कि जिस भी डायरेक्शन के अलोंग रिजल्टेंट चाहिए एक एक्सिस तो उसी के अलोंग मान लो, है ना, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी बेटा। तो कह रहे कि उसमें से, क्योंकि ये आपकी चॉइस पर निर्भर है, ये मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कन्वीनियंटली, उसका मतलब यही है ना, कि मैं अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकता हूँ, एक्सिस का सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि वो जो एक्सिस है, वो एक एक्सिस वही लो बेटा जो कि किसके अलोंग हो, जो कि उस डायरेक्शन के अलोंग हो जिसके अलोंग आपको रिजल्टेंट चाहिए, और दूसरी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके परपेंडिकुलर होगी। ये एक बात हो गई। अगली काम की बात वो अगली बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस डायरेक्शन के अलोंग रिजल्टेंट चाहिए, उस एक्सिस को छोड़कर दूसरी एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, और दूसरे एक्सिस के अलोंग 0 कंपोनेंट होना चाहिए। 0 कंपोनेंट होना चाहिए, तभी तो क्या होगा कि जो डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट चाहिए उस डायरेक्शन में तभी वो रिजल्टेंट आ पाएगा बेटा। समझ में आई बात? ये क्या 2 बातें बेटा मैंने बताई हैं आपको कि भैया पहले सिलेक्शन ऑफ एक्सिस के बारे में बात बताई कि एक्सिस ऑफ सिलेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि जिसके अलोंग मुझे रिजल्टेंट चाहिए, एक जो वेक्टर है वो तो उसी के मतलब एक वेक्टर का एक एक्सिस तो उसी के अलोंग होना चाहिए जिसके अलोंग रिजल्टेंट चाहिए, और जो दूसरी जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगी। जिस डायरेक्शन के अलोंग मुझे रिजल्टेंट चाहिए ना बेटा, उस एक्सिस को छोड़ दो, बाकी सब एक्सिस के अलोंग नेट रिजल्टेंट 0 ही होना चाहिए। समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? तो अब जरा बेटा इसको क्वेश्चन को मैं करता हूं, जरा आगे से इधर से मैं रब कर रहा हूं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। ये जो 2 पॉइंट मैंने बताए हैं बेटा, ये 2 बहुत अच्छे से पॉइंट याद होने चाहिए आपको। तो यहां पे वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, देखो ये भाई एक एक्सिस तो यही हो गया है ना, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो एक एक्सिस तो यही हो गया, दूसरा इसके परपेंडिकुलर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो मुझे ये मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। तो बेटा इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा जो कि इसमें ऐड हो जाएगा, वो होगा 5 cos of 37, बहुत बढ़िया। और इस तरफ बेटा क्या आ जाएगा, 3 में जो कि ऐड होने वाला है 5 sin of 37, 4 + 5 × 4/5, ये तो इधर भाई 8 आ गया। इस तरफ क्या आएगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में 3 + 5 × 3/5, तो 3 और 3 6 आ गया। तो अब जरा देखो, अल्टीमेटली अगला डायग्राम जो मैं बनाऊंगा तो आपको इस तरफ तो एक 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन के अलोंग है, और एक फोर्स इस तरफ आ रही है बेटा, है ना, एक फोर्स इस तरफ आ रही है जो कि 6 न्यूटन है।
अब कह रहा है कि वो मैं क्या फोर्स ऐड करूं ताकि रिजल्टेंट हमेशा ही ईस्ट के अलोंग आए। तो भैया देखो जरा, ये वाला कंपोनेंट परेशान कर रहा है। अगर ये कंपोनेंट परेशान कर रहा है तो एक काम करूं ना, 6 न्यूटन का एक और वेक्टर इस तरफ ऐड कर दूं, तो अब ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो अब रिजल्टेंट सिर्फ यही आएगा। तो जो मिनिमम फोर्स आएगा बेटा, जो आपको ऐड करना पड़ेगा, वह 6 न्यूटन आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? दैट विल बी इक्वल टू 6 न्यूटन। ये मिनिमम आएगा बेटा, नोट करो जल्दी से। देखो बेटा अब जरा अगला एक और टॉपिक है बेटा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखो जरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। मान लो बेटा आपको ऐसे गिवन है, वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी कैलकुलेट करना है, तो मैं तो कभी भी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के तहत देखता ही नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि इट इज लाइक इट इज सिमिलर टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैं इस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या चीज है? It is a vector whose magnitude is same, ये बेटा पहले भी बता चुका हूं, is same as that of vector B, but its direction is opposite, to vector B। यही मतलब है बेटा, ये बार बार बताया था कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहे बट उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाए। तो देखो इस एडिशन को कैसे समझा जाए। मान लो बेटा ऐसा क्वेश्चन ऐसा दे रखा है आपको कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये थीटा एंगल है। आपको वेक्टर ए माइनस बी चाहिए, तो बेसिकली आपको वेक्टर ऐड करना है ए में। किसको ऐड करना? माइनस ऑफ बी को। माइनस ऑफ बी का मतलब क्या हुआ बेटा? ये इस तरफ वेक्टर हो गया जिसकी लेंथ, जिसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जो बी का था, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। वो रिजल्टेंट कुछ ये आ जाएगा बेटा, विच इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये एंगल अगर थीटा था बेटा, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया? ये 180 माइनस थीटा हो गया। तो आप चाहो तो वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। इट विल बी इक्वल टू बेटा अंडर रूट ऑफ, बेसिकली अब आपको इन दो वेक्टर्स का एडिशन करना है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर बी है, इनके बीच में 180 माइनस थीटा एंगल है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, बेटा इन दोनों के बीच एंगल है 180 माइनस ऑफ थीटा। तो ये क्या हो गया बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, बेटा माइनस कोस थीटा होता है। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये बेटा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आएगा। नोट करो बेटा जल्दी से। तो यानी कि वेक्टर जो सब्ट्रैक्शन वाला खेल है उसमें कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि मैं उसको एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह ही ट्रीट करूंगा, बट जो माइनस ऑफ वेक्टर बी होगा वो वेक्टर बी से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा बेटा। चलो आगे देखो।
तो वहाँ पे बेटा ये प्लस का साइन आता था, ए प्लस बी में यहाँ माइनस का साइन आता है। तो यहाँ से एक बात ये भी पता लग जानी चाहिए, देखो जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ मैं। काम की बात क्या पता लग गई मुझे? काम की बात ये पता लगेगी कि वेक्टर ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए, है ना। जैसे कि आप वेक्टर ए प्लस बी को वेक्टर बी प्लस ए लिख देते थे, वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसका मतलब इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता बेटा, कि वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर सी, है ना। डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता, समझ में आ रहा है। यानी कि वहाँ पे आप लिख देते हैं ना वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस ऑफ बी प्लस सी, वो उस टाइप वाली चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं होगी बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो एक बात और, कि अगर ऐसा हो जाए बेटा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, लेट अस से कि वो ए के बराबर है और दोनों के बीच में एंगल थीटा हो जाए, तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा या a माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल आएगा? वो देखो फॉर्मूला याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, ऐसे ही किया था। ये बेटा क्या हो गया, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ से √2a कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये एक फॉर्मूला है बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, √2a अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको बेटा जब सॉल्व किया तो ये आ गया 2a साइन थीटा बाई 2। जबकि सेम रिजल्ट एडिशन में बेटा 2a कॉस थीटा बाई 2 आता था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने डिराइव किया था। तो ये सब्ट्रैक्शन के केस में हो गया बेटा। अब जरा कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बेटा बहुत काम आएगा। इनफैक्ट जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, आने वाली क्लासेज में बात करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन ये है बेटा कि इफ a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन, you have to find angle between वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये करना है आपको। तो भाई a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी के बीच का एंगल ये मान लो। और भाई ए और माइनस बी के इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी याद है, अभी जस्ट डिराइव किया तुमने। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा यहाँ से क्या आया, 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता है क्योंकि वेक्टर्स नॉन जीरो है। तो इसका मतलब बेटा कॉस थीटा 0। कॉस थीटा 0 होने का मतलब बेटा थीटा इज π/2 और यू कैन से 90 डिग्री। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है कि सम ऑफ वेक्टर, सोचो कैसे बराबर होगा कि भैया दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, डायरेक्शन तो अभी भी ऑपोजिट आएगी। सोचो ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, माइनस ऑफ बी यही तो जाएगा, ये ऐसे जा रहा होगा। मैग्नीट्यूड जो आएगा ये दोनों का सेम ही आएगा ना बेटा।
ये सेम आएगा। नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी। देखो बेटा और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, बढ़िया सा एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, इफ मॉड ऑफ ए कैप माइनस ऑफ बी कैप इज इक्वल टू √2, है ना बेटा। ए कैप बी कैप लिखा मतलब दे आर यूनिट वेक्टर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ, you have to find the value of mod of a cap plus √3 b cap बेटा। तो a cap और b cap जब लिख दिया इट मीन्स दे आर यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर्स हैं तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि mod ऑफ a cap इज इक्वल टू mod ऑफ b cap एंड इट इज इक्वल टू b। पहली बात जो दे रखी है उसको समझो। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू √2। यही तो फॉर्मूला है बेटा। देखो a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड भी 1 है, उसको स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा। 1 + 1 माइनस 2 × 1 × 1 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू √2। दोनों साइड स्क्वायर कर दो बेटा। 2 - 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ से आ गया कि कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और बेटा यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। एक बात तो ये हो गई। अब इसका देखो बेटा, a प्लस √3b का रिजल्टेंट बताना है आपको, है ना। a कैप प्लस √3, तो देखो आपने √3b किया है तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ है कि आपने सिर्फ b के मैग्नीट्यूड को √3 टाइम्स कर दिया है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज़ अभी एक्सप्लेन भी करूंगा बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इसको कैसे लिखूंगा बेटा, a स्क्वायर, है ना, रिजल्ट रूट ऑफ a स्क्वायर √3b का स्क्वायर प्लस 2a √3b कोस ऑफ एंगल बेटा 90 डिग्री, वो 90 डिग्री ही रहेगा। इट विल बी a स्क्वायर की वैल्यू बेटा 1 स्क्वायर हो गया प्लस 3b स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज 1 √4 विच इज इक्वल टू 2। ये आ गया बेटा, ये आया आपका। बोलो क्लियर है बेटा, नोट करो। इस पे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, हल्का सा थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी हल्का सा बढ़ा रहा हूँ बेटा। ऑल दो उस तरह के बहुत क्वेश्चंस हम काइनेमेटिक्स में करेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्शन और वेक्टर करवा रहे हैं तो हल्का सा एक चीज़ मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको। देखो ऐसा मानो बेटा कोई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, मान लो पार्टिकल ए पॉइंट से चला v स्पीड के साथ, पार्टिकल जो है बेटा, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम a टू b। a से b पे जब पार्टिकल पहुंच जाता है तो आपको चेंज इन वेलोसिटी बताना है बेटा, ये लाइक दिस। तो अब एक बात जरा ध्यान से देखो बेटा कि आपसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज कैसे लिखा जाएगा, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ना, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। कई लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर इसका आंसर तो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी v है और वहाँ पर भी v है, तो v माइनस v 0। नहीं बेटा, यहाँ पर क्या एसोसिएटेड है, यहाँ पर डायरेक्शन एसोसिएटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे वेक्टर लिख रहा हूँ बेटा। तो अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, लाइक दिस। देखो अब जरा ध्यान से कि यहाँ पे ये तो इनिशियल पोजीशन है उसकी, तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ऐसा लिख दूँ कि ये डायरेक्शन बेटा आपकी वी आई है, ऑल्दो वी आई का मैग्नीट्यूड वी के बराबर है। फाइनली वो यहाँ पर पहुँच गया, तो मैं कहता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऐसे लिख दो। एक बात तो ये समझ में आ गई, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। हमें क्या चाहिए, हमें वी एफ माइनस ऑफ वी आई चाहिए बेटा, तो माइनस ऑफ वी आई तो इस तरफ बनेगा, ये माइनस ऑफ वी आई है। इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा चाहिए आपको, इन दोनों का रिजल्टेंट यही चेंज इन वेलोसिटी होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड देखो कि भैया इसका जो मैग्नीट्यूड था बेटा ये तो v था, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, वो v है। तो यानी कि दो बराबर के वेक्टर्स 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट इसके अलोंग आएगा 45 डिग्री आएगा ऑब्वियसली। और बेटा ये जो बाद वाला फैक्टर है cos 90 के कारण से वो 0 हो जाएगा, √2v। तो जो मैग्नीट्यूड में चेंज आया बेटा, आपको लग रहा होगा ना कमाल की चीज़, यही वेक्टर है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स एंड द ब्यूटी ऑफ वेक्टर्स। क्या कि चेंज इन वेलोसिटी जो कि 0 लग रहा था, 0 है नहीं, क्योंकि उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड है। देखो √2v चेंज आ गया वेलोसिटी के अंदर। समझ में आई ये बात है ना। स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं है, स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं है बेटा, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आया है ना। इस पर बहुत डिटेल में और बातें करेंगे, आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, इस पर कुछ और क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो बेटा इतना आप बहुत अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर डॉट प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये लेक्चर आप बहुत अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है बेटा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये ज़रूर करिएगा ना, इट रियली गिव्स अस मोटिवेशन। ठीक है बेटा, थैंक यू।